नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है जिनका परिचय मैं आपको कुछ ही देर में उनसे कराने जा रही हूं। लेकिन अगर मैं उस पर्सनालिटी का जिक्र करूं तो उत्तराखंड अगर ओपन यूनिवर्सिटी का भी जिक्र कर लिया जाए तो ऐसे में एक अलग ही मिसाल यहां पर पेश करते हुए वो नजर आते हैं, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए किस तरीके से बच्चों को कनेक्ट किया जा सकता है और उसके बाद वो क्या कुछ करिकुलम एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस देता है। आखिरकार रेगुलर यूनिवर्सिटी से ओपन यूनिवर्सिटी में कितना ज्यादा अंतर है, आखिरकार किस तरीके से ओपन यूनिवर्सिटी वर्क करती है और इससे एजुकेशन को कितना ज्यादा फायदा पहुंचता है, आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास शख्सियत इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी जी, जो कि वाइस चांसलर हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। जी सर, चर्चा की शुरुआत करूंगी आपसे एक छोटे से सवाल से, क्योंकि आपके करियर को लेकर बताया गया कि आपके पास बहुत ही अच्छा एजुकेशन यहाँ पर करियर रह चुका है, और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एजुकेशन को लेकर अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो किस तरीके का स्तर इस वक्त देखने को मिलता है। देखिए, इसको हम लोग इस तरह से समझें कि पूरे भारत में और उत्तराखंड में कुछ अलग तरह से हो रहा है, ऐसा है नहीं। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक तरह से लागू करने का तरीका है, वो पूरे उत्तराखंड में भी वैसा ही है जैसे पूरे भारत में है। हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में या उत्तर भारत में उत्तराखंड किस तरह से स्टैंड कर रहा है, तो उत्तराखंड का बहुत बड़ा हिस्सा तो जो चाहे आज हम देहरादून में है यहाँ पर, या जो एक शहरी एरिया है उसकी स्थिति अलग है, एक जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी स्थिति अलग है, एक जो पहाड़ के नगर क्षेत्र है उनकी स्थिति अलग है। लेकिन कुल रूप में अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में एजुकेशन का एक अच्छा वातावरण था पहले भी और अब भी है, क्योंकि यहाँ युवाओं के लिए स्वरोजगार के हिस्से में नौकरी एक बड़ा काम है। तो जो भी शिक्षण माध्यम उनको मिलता है वो शिक्षण माध्यम में उस रूप में जाते रहे हैं। जिन विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में या संस्थानों में यहाँ पर पढ़ाई चल रही है अलग अलग तरह की, उन सब में विद्यार्थियों की जिस तरह की रुचि है और जो पाठ्यक्रम उनको मिल रहे हैं उस हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो अंतर है वो ये है कि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग प्रवास में हैं इस समय। एक हम लोग ये कह सकते हैं कि पहाड़ से बहुत सारा जो संपन्न वर्ग है या जो नौकरी पेशा वर्ग है या बहुत सारे वे लोग जो शिक्षण में जुड़े हुए हैं वो पहाड़ से बाहर हैं। तो उनको दिल्ली में, लखनऊ में, बरेली में या हल्द्वानी से बाहर या देहरादून से बाहर जाकर के बहुत सारी शिक्षा करने का मौका मिल रहा है। ऐसे विदेशों में बहुत सारे विद्यार्थी हैं उत्तराखंड के, तो वो अलग छोड़ दें तो यहाँ की एक ओवरऑल जो शिक्षा को लेकर स्थिति है वो भारत के लगभग अन्य राज्यों जैसी है, कोई खास फर्क नहीं है। बिल्कुल खास फर्क तो नहीं है, लेकिन अगर भौगोलिक परिस्थितियों को देखा जाए तो कुछ कम संसाधन हमारे पास बाकी राज्यों से हैं, और कुछ भौगोलिक परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से ओपन यूनिवर्सिटी में कितना फर्क पहुंचता है, क्या अंतर है? ओपन यूनिवर्सिटी मैं इस तरह से आजकल इसको कहता हूँ कि ये भविष्य का विश्वविद्यालय है, क्योंकि जिन रेगुलर कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे हैं वहाँ भी इस समय सबसे बड़ा संकट है विद्यार्थियों की उपस्थिति का। जो प्रेजेंस है कक्षाओं में वो काफ़ी कम हो गई है, और इसके लिए तरह तरह के प्रयास होने के बावजूद भी उसमें बहुत सुधार नहीं हो पा रहा है। उसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो कोरोना काल बीच में ऐसा समय आया है जिसमें लोगों को लगा कि कक्षा न जाकर भी आप पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ मैंने ये निजी तौर पर अनुभव किया, मेरी कक्षाओं में भी वे विद्यार्थी माता पिता जो बड़े सिंसियर होते थे उनको लगने लगा कि अगर क्लास में नहीं गए तब भी तो ऐसा हुआ था। तो एक इस तरह का वातावरण भी है। उससे भी बड़ी बात यह है कि कक्षा में मिलेगा क्या आपको। जो पहले मेरे समय में जब मैं विद्यार्थी था, आज से लगभग 40-45 साल पहले, हमारे समय में तो या तो शिक्षक क्लास में पढ़ा सकते थे या आपको किताबें पढ़ा सकती थी। अब हमारे पास बहुत सारा माध्यम इंटरनेट के माध्यम से है। उस पूरे में हमारे पास तमाम तरह के लेक्चर हैं, ऑडियो वीडियो स्किल के कोर्सेज हैं। हमारे पास पब्लिक लाइब्रेरीज में बहुत सारी सामग्री है, वहाँ भी आप जाते हैं। अगर आप पढ़ने की रुचि रखते हैं तो आपके पास डेस्कटॉप और लैपटॉप अगर है तो वहाँ से आप किताबें डाउनलोड करके वहाँ आप पढ़ सकते हैं। सीधे सीधे कक्षाओं का महत्व कम हो गया उस रूप में। और दुनिया में भी मैंने महसूस किया, मुझे सौभाग्य से बाहर जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला उन देशों में भी अब एक तरह से दूरस्थ शिक्षा के नए आयाम खुल रहे हैं। यद्यपि ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा भी मानना है जब तक जो कनेक्टिविटी टीचर और विद्यार्थी के बीच में होती है, अगर वो ना हो तो कमजोरी रहती है कई बार समझने में। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने कहा ओपन यूनिवर्सिटी किस रूप में भिन्न, तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ में भी हम लोग काउंसलिंग देते हैं। उसमें शनिवार इतवार की 2 दिन की काउंसलिंग है, जिसमें जो विद्यार्थी पढ़ने के बाद, शिक्षण सामग्री का उपयोग करने के बाद अगर उसको कुछ समझना है तो हम उसके काउंसलर के माध्यम से उनको पढ़ाते हैं। इसी तरह से हम वर्कशॉप कराते हैं।
जिन कोर्सेज में ज़रूरी वर्कशॉप है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसको जोड़ते हैं। हमारे जो भी डिग्री कॉलेजेज हैं जहाँ प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं वहीं पर हम प्रैक्टिकल कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। इसलिए बच्चे को उन जगहों पर, और जहाँ विशेष तौर पर ज़रूरत है, तो हल्द्वानी और देहरादून अभी हमारे 2 बड़े सेंटर हैं, वहाँ हम लोग निरंतर वर्कशॉप कर रहे हैं। आज भी जैसे इन सप्ताहों में, पिछले दिनों में लगातार हम वर्कशॉप कर रहे हैं। इसके अलावा जो लैब वर्क है उसके लिए हम लोगों ने, जहाँ लैब सुदृढ़ नहीं थी उनको लैब सुदृढ़ करने के लिए कहा, अपने यहाँ भी लैब सुदृढ़ की है। तो प्रैक्टिकल का या टीचर के सामने होने का या वर्कशॉप्स का या इंटर्नशिप के कोर्सेज का उनका महत्व है। उस रूप में हम लोग विद्यार्थियों को जोड़े रखते हैं। बिल्कुल। और आज के अगर हम दौर की बात कर लें तो बच्चों को चाहिए कि वो साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर पाएँ और साथ साथ एजुकेशन भी ग्रैब कर पाएँ। तो इसलिए मोस्टली कोर्सेज वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन आजकल अगर उत्तराखंड को देखा जाए तो उत्तराखंड में क्या प्रेफरेंस रखते हैं बच्चे, पहले ओपन यूनिवर्सिटी में जाएं या फिर रेगुलर यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? अभी तक जितना मेरी समझ में आया है, मैंने अभी 24 जुलाई को कार्यभार लिया है वहाँ पर, लेकिन मैं ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम से करीब 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इग्नू में वहाँ के कोर्सेज से जुड़े हुए पाठ्यक्रमों में प्रतिभाग करने का अवसर मिला, और फिर मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी, हमारा ओपन डिस्टेंस लर्निंग सेंटर था, उसका डायरेक्टर था मैं। तो वहाँ भी मुझे ये अनुभव है, समझते हुए कि ये किस तरह का एक काम है। आज के दिन जो ओपन यूनिवर्सिटी के जो कंसेप्ट हैं वो धीरे धीरे बच्चों तक पहुँच रहे हैं। तो उसका लाभ ये हो रहा है कि जो हमने अभी कहा, पहाड़ में एक बड़ी त्रासदी भी है और कई बार वो उनका बेस्ट पार्ट भी है। बच्चे को माता पिता के साथ घरों में भी काम करना होता है, और एक समय आने के बाद उसको जॉब भी ज़रूरी करना है, काम भी ज़रूरी करना है, क्योंकि इंडस्ट्री बेस और एग्रीकल्चर बेस दोनों ही कमज़ोर हो गया हमारा। उस हिस्से में बच्चे अगर जाते हैं तो वो, जैसे अभी हम लोगों ने एक बहुत नया MOU किया है यहाँ पर बंगाल रेजिमेंट से रुड़की में, वहाँ मैंने पता किया तो वहाँ लगभग 50,000 लोगों में से 10,000 से अधिक बच्चे या जवान और अधिकारी, वो सब मिलाकर के 10,000 उत्तराखंड के हैं। तो वे सब लोग, बहुत सारे ऐसे हैं जो हाई स्कूल पास करके या इंटर पास करके वहाँ पर सेना में चले गए। हमारा जो पाठ्यक्रम है उनमें उनको ये सुगमता होगी कि कल के दिन वो अपनी सेना में रहते हुए भी कोई डिग्री कोर्स कर पाएंगे, कोई स्किल कोर्स कर पाएंगे, कोई वोकेशनल कोर्स कर पाएंगे, या वो ट्रेडिशनल कोर्स में भी अगर जाते हैं, BA BSc BCom जो उनके लिए ऑप्ट हो जाएगा वहाँ पर, तो उन कोर्सेज से वो अपने को, जब वो रिटायर होंगे तो किसी समय वो एक ग्रेजुएट होंगे या मास्टर होंगे किसी कोर्स में, या उनका स्किल डेवलप हो गया होगा। ऐसा हमारे बाकी जॉब्स में भी है। जैसे बहुत सारे लोग जो हाई स्कूल, इंटर या BA या किसी भी उपाधि के बाद चले गए हैं, नौकरी पेशा हो गए हैं, या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या स्वतः अपना बिजनेस है, किसी को दुकानदारी कोई कर रहा है, कोई खेतीहर मजदूर है, या किसी भी तौर पर वो हमारा विद्यार्थी हो सकता है अगर उसने अपने निश्चित समय में पढ़ाई कर ली और उस तरह से वो आगे अपने को उपाधि बढ़ाना चाहता है। तो ये सारे हमारे विद्यार्थी हो सकते हैं, वो भी हमारे विद्यार्थी हो सकते हैं। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि आप एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं। तो आप अगर BA BSc BCom कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, कोई और तरह के MBA कोर्सेज कर रहे हैं, एजुकेशन के कोर्स कर रहे हैं, बाकी तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, AI में से लेके कंप्यूटर के कोर्सेज कर रहे हैं, स्किल के कई कोर्सेज कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा एक नया कोर्स आया है होटल से जुड़ा हुआ, जिससे वो पहाड़ में हम लोग कह रहे हैं कि अब बहुत सारे लोग इस तरह की व्यवस्था में जा रहे हैं कि होम स्टे में, तो होम स्टे मैनेजर एक हमारे यहाँ नया कोर्स हम शुरू कर रहे हैं अभी इसी जनवरी से। तो ये था कि ऑथेंटिसिटी आ जाए उसके काम पर, वो आदमी जो पहले से काम जानता है, वो स्किल है उसका, लेकिन वो स्किल ऑथेंटिक हो जाए कि किसी डिग्री और उपाधि से जुड़ जाए, और वो बच्चा अपने रोज़गार सीधे ना मिले तो किसी जगह काम पा सकेगा। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हम ला रहे हैं, और इस सब का लाभ मैं महसूस कर रहा हूँ। उत्तराखंड में जागरूकता आई उस बात से। पिछले 1 महीने में हम लोगों ने लगातार प्रचार अभियान में, अलग अलग माध्यमों में ये कोशिश की कि इन बातों को पहुँचाएं लोगों को, जो बातें लोगों तक नहीं पहुँची थी। बिल्कुल, आपने रोल की बात करी है कि किस तरीके से आपका भी रोल है और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी किस तरीके से प्रोसेस कर रही है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी हम जिक्र कर रहे थे, तो उसमें UOU का क्या कुछ रोल रह रहा है, और आखिरकार किस परसेप्शन के साथ इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों ने UOU में पहले से इम्प्लीमेंट कर ली है। हमारा जो 2 साल तक का कोर्स है वो NEP के तहत बना हुआ था, वो चल रहा है। इस समय थर्ड ईयर हमारे यहाँ NEP के तहत है। जो उत्तराखंड सरकार ने SOP बनाई इसके लिए और जिस तरह की नीति बनाई, वो सब लागू है हमारे यहाँ।
तो उसमें हम काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है। बल्कि हम लोगों ने ये किया कि इन सब कोर्सेज़ के साथ साथ जो कोर्सेज़ हमारे अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर कोई एजेंसी हमको उनके रोल के साथ काम करना होता है, तो उनके साथ भी हम लोग अपना संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि एक स्किल और NEP और इनसे जुड़े हुए पाठ्यक्रम हमारे यहाँ आ जाएँ। अभी हम लोगों ने नया प्रयोग ये किया कि इस साल माना कोई विद्यार्थी हमारे यहाँ एडमिशन लेता है, जिस दिन वो एडमिशन लेता है, ओके करता है अपना एडमिशन, उसी दिन एडमिशन के साथ ही उनको सिस्टम से सारा कोर्स मटेरियल मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपने प्रवेश लिया उस दिन आपके पास पूरे सारे पेपर्स की पुस्तकें पहुंच गई, पठन सामग्री पहुंच गई, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बल्कि हमने ये भी किया कि अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो 15% छूट के साथ, अगर आप किताबें प्रिंटेड को फॉर्म में नहीं लेना चाहते तो 15% फीस भी कम हो जाएगी उन बच्चों की, ताकि उनको किताबों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, आप डाउनलोड कर लें या आप उसको प्रिंटेड फॉर्म में ले लें अपने पास ही, खुद कहीं प्रिंटर के पास जाके, तो आपके पास सामग्री हमारी पहुँच जाएगी। यानी कि हमारे पास भी एजुकेशन मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा और हार्ड कॉपी में भी हो जी, जाएगा। जी। और तीसरी बात ये कि अभी हम लोगों ने रेडियो अपना ऐप शुरू किया, कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी ने उसको लॉन्च किया है। तो अब हम वहाँ पर भी कम से कम प्रतिदिन 2-3 कक्षाएँ हर विषय की मतलब कोर्सेज़ की प्लान करेंगे, ताकि हर विषय में विद्यार्थियों को सप्ताह में हम लोग सीधे-सीधे कक्षाओं से जोड़ सकें। वो रेडियो क्लासेज होंगी, ऑडियो क्लासेज जिनको हम कहेंगे। फिर हम कुछ वीडियो भी इन कनेक्टिविटी के साथ अपने-अपने जो ज़िले हैं उनके मुख्यालयों पर कुछ ऐसी क्लासेस शुरू करेंगे, जिससे हमारा विद्यार्थी सीधे वीडियो क्लासेज में इंटरेक्शन के साथ हमारे साथ बातचीत करे। मतलब वो वीडियो सीरीज जो है खाली लेक्चर बेस्ड नहीं होगी, बल्कि इंटरेक्टिव क्लास होगी वो। तो उस तरफ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आगामी दिनों में ये माहौल आएगा कि हमारा बच्चा चाहे वो हल्द्वानी बैठा हो, चाहे वो थत्यूड़ बैठा हो, चाहे वो भिलंगना बैठा हो, और चाहे वो बैठा हो पिथौरागढ़ के किसी कोने पर, तो उन सबको हम लोग एट पार क्लास के साथ ज्वाइन करा पाएंगे। बिल्कुल सर, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप बने रहेगा HNN 24/7 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और लोहनी जी से हमारी खास बातचीत जारी रही। लोहनी जी, आपसे एक और अहम सवाल है। देखिए, आपका ग्रेट एक्सपीरियंस का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में। आपके पास हिंदी लिटरेचर का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एकेडमिक्स में भी आपके पास बहुत ही वेलवास जिसे कहेंगे फील्ड आपके पास रहा है, और आपने चाइना एंड स्विट्जरलैंड में वहाँ पर इन्हीं अपने अनुभवों का इस्तेमाल किया है। तो मैं जानना चाहूँगी कि वहाँ की कौन सी ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आपको ज़्यादा अफेक्ट करी, जो आप चाहते हैं कि इंडिया में भी पॉसिबली वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों के स्किल्स जो हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप हों? असल में क्या है, भारत में हम लोगों को अब अपने इस मार्केट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ख़ास तौर से जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चे को काम क्या सीखना है कि वो जाए और रोज़गार में जाए सीधे। तो स्किल कोर्सेज़ को हमारे NEP में बहुत प्रमुखता दी गई। दुनिया के तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में या शिक्षण संस्थानों में प्रैक्टिकल या प्रयोगात्मक हिस्से में या इंटर्नशिप के हिस्से में या लैब बेस्ड अध्ययन या अगर हम कहें फील्ड बेस्ड अध्ययन पर हमेशा जोर दिया गया। अब हम जा रहे हैं उस तरफ को, और इस हिस्से में उत्तराखंड के लिए या हमारे इसके लिए जो विदेशों का मेरा अनुभव है वो मुझे काफ़ी कारगर लगता है, क्योंकि चाइना में और स्विट्ज़रलैंड में रहते हुए मैंने ये अनुभव किया कि वे लोग उस तरह की चीज़ों को महत्व दे रहे थे। मैं तो हिंदी का अध्यापक था, लेकिन मैंने वहाँ पर एक कक्षा जैसे चाइना में एक दिन उन्होंने डॉक्टर्स के लिए की कि हाउ इंडियन मेडिसिन वर्क्स, कैसी भारतीय माने आयुर्वेदिक चिकित्सा में कैसे काम होता है। तो मैंने कहा मेरा विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप 1-2 महीने तैयारी कीजिए, फिर हम एक हिंदुस्तानी के नाते आपसे कैसे कैसे आयुर्वेद काम करता है और फिर चाइनीज़ जो मेडिसिन है उसमें क्या तुलनात्मक बात होती है। या उन्होंने एक बार मुझसे एक लेक्चर लिया कि धार्मिकता, आध्यात्मिकता और कुंभ का क्या महत्व है। तो मैंने कहा मैं तो आध्यात्मिक कोई व्यक्ति उस तरह से हूँ नहीं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि मैं कुंभ गया हूँ तो मैंने देखा है, या हम पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, हरिद्वार हमारे यहाँ बड़ा कुंभ क्षेत्र है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने केवल उनको बात कीजिए, हम स्किल पर क्वेश्चन करेंगे कि धार्मिक या इस तरह की भीड़, इस तरह के अनुभव कैसे देखते हैं। तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि ये चीज़ें दुनिया नहीं देख रही होती है, और हम लोग ये जो कर रहे होते हैं भारत में या भारत से बाहर, ये दुनिया में जो भी हो रहा है
उनके जितनी तरह की भी चीज़ें हैं, वो उसमें एक स्किल है कि ये मैनेजमेंट कितना बड़ा है कि एक कुंभ में करोड़ों लोग आएँ, आप उसमें मेडिकल से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, साफ़ सफाई से लेके, चाहे पहनावे से लेके, हर इंडस्ट्री उससे जुड़ती है। तो जब भी कहीं ऐसा कोई काम होता है तो उन्होंने उसके उस आयाम से मुझसे बातचीत की, तो मुझे लगा कि अच्छा, हम ऐसा तो सोचते ही नहीं थे। हम तो भारत में ये सोचते थे धार्मिक पर्व है, हमें जाना है, अपना डुबकी लेनी है और काम कर लेना है। तो एक काम उसके बदले में कितनी कितनी इंडस्ट्री काम करेगी, उससे जुड़े हुए क्या कोर्सेज हो सकते हैं और उनको हम जोड़ करके कैसे। एजुकेशन प्लस बिजनेस माइंड भी अपना साथ लेकर चलते हैं। जी जी। हम लोग टूरिस्ट उसमें जाते थे तो पता चला कि दिन भर के टूर में वो 2 जगह हमें इंडस्ट्री में ले जाते थे कि आज आप यहाँ आइए, चाय पीजिए, कल आप हमारे हीरे के व्यापार को देखिए, परसों आप हमारी एक और इंडस्ट्री में घूमिए, ये आपका ब्रेक है और इस ब्रेक में हम आपको एंटरटेन भी करेंगे और इस बीच में आपको 2 इंडस्ट्री दिखा लेंगे। तो ये भी होता था, जो ग्रुप घूम रहा है वो खरीद भी रहा है कुछ, और जब आप वापस आ रहे हैं आपको 2-3 नई चीज़ें पता चल पा रही हैं। तो हमें भी, मुझे लगता है जो हमारे कोर्सेज हैं, हमको इंडस्ट्री के बेस में ध्यान रखते हुए स्किल को इन्हांसमेंट करने के साथ साथ हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चा किस मेंटल सेट के साथ है, उसकी क्या आर्थिक कैपेसिटी है और हमारा बाज़ार क्या चाहता है, उस हिस्से में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ओपन यूनिवर्सिटी तो इस मामले में बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चल रही है इस समय। हमारे यहाँ लगभग 40 के आसपास हम लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज चला रहे हैं, डिग्री और बाकी कोर्सेज मिला के 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। इग्नू के बाद हमारा विश्वविद्यालय पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ओपन यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स चलाने वाला विश्वविद्यालय है। तो एक तरह से काफ़ी बड़ा स्कोप है उत्तराखंड के इस विश्वविद्यालय से। तो जहाँ जहाँ स्किल की ज़रूरत है, अब हम लोग अपने जो हमारे पहले से क्लासेज हैं, जो हमारे कोर्सेज हैं, उनको फिर से एक बार देखेंगे कि उनमें और स्किल बेस्ड चीज़ें कैसे जोड़ी जाएँ। बिल्कुल, स्किल्स की बात की जा रही है, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम ऐसा देखने को मिलता है कि साथ ही साथ बच्चे अपना अदर फील्ड में काम भी स्टार्ट कर लेते हैं या फिर कुछ और डिप्लोमा कोर्सेज भी साथ ही साथ अपने रेगुलेट कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि मल्टीपल टास्क यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं और अपना बाकी काम भी वो कर पाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ना डिग्री हासिल करने तक ही सीमित रह चुका है? इसको देता सा ऐसे कह दूं मैं, जो जो हमारे डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी चल रहे हैं उनमें आप अलग क्या देख रहे होंगे कि बच्चा क्लास में गया, उसने दिन में कक्षा अटेंड की या लैब में गया, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं अब। उसको मैंने कहा जैसे हम ऑडियो वीडियो क्लासेस शुरू करेंगे, वो उसका एक तरीका है। लेकिन एक जो हमारी काउंसलिंग क्लासेज है वो इसी बात के लिए है कि बच्चे को अगर कोई डाउट है, हफ्ते भर आप नौकरी कर रहे हैं, एक संडे आपके पास है या शनिवार है, जिस दिन आपकी छुट्टी, आप इंटरेक्टिव क्लास में जाइए, अपने डाउट्स रखिए। और अगर हम जो इंटरेक्टिव क्लास अभी वीडियो माध्यम से चलाएंगे तो वहाँ भी आप डाउट रख सकते हैं। जैसे पहले मैं इग्नू की क्लासेज में था तो हम लोग क्लासेज लेते थे दिल्ली बैठ के, लेकिन हम कुवैत से प्रश्न सुनते थे, नेपाल से सुनते थे, भूटान से सुनते थे, इंडोनेशिया से सुनते थे, वो बड़ा दायरा था। उसी तरह से यहाँ भी अगर हम शुरू करेंगे तो जो भी टीचर कहीं भी बैठा हो, देहरादून बैठा हो, वो पिथौरागढ़ बैठा हो, वो हल्द्वानी बैठा हो, वो जब इंटरेक्टिव क्लास करेगा तो हम ओपन टू ऑल रहेंगे और उन क्लासेज से जो भी बच्चा हमारे सेंटर्स में जुड़ा होगा वो हमसे बातचीत कर पाएगा। तो क्लासेस का दायरा बदलेगा इस तरह से। हाँ, जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि इंडस्ट्री बेस्ड अगर हमारी चीज़ें होंगी या स्किल बेसिज होंगे या ये जो इंटर्नशिप बेसिज होंगे तो उससे हमारा बच्चा दोनों चीज़ें सीखेगा। वो जो पाठ्यक्रम है वो तो पढ़ लेगा और प्रैक्टिकल चीज़ें सीख करके आएगा। बिल्कुल, स्किल बेस्ड लर्निंग की हम लोग बात कर रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि यूओयू किस तरीके से यहाँ पर अपने फील्ड में काम कर रहा है। लेकिन अगर बात कर ली जाए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की और ख़ास तौर पर आपकी, तो आप क्या चाहते हैं कि अगर आप यहाँ से कहीं और प्रमोट भी होते हैं किसी और ओपन यूनिवर्सिटी में, तो ये यूनिवर्सिटी को किस दिशा में आप लोग देखना चाहेंगे और आपको किस तरीके से इससे जोड़कर याद किया जाए? मैं तो अभी आए हुए 1.25 महीना हुआ है, तो नहीं, अभी मैं तो मैं आपके यही। मैं आपको हाँ, आपके प्रोग्रेस की मैं थोड़ा बात कर रही मैं हूँ इसको विश्वविद्यालय की इन प्रोग्रेस कह फ्यूचर। ले रहा हूँ हाँ क्योंकि जी। हमारा हमारा समझना ये है, इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और काम होने की संभावना है। कारण इसलिए कि जो भी हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक सीमित स्पेस है, हमारे पास पूरा उत्तराखंड है। दूसरी बात, हमारे पास ये जो ई सिस्टम की तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं उससे हम लोग जुड़ रहे हैं लोगों से। प्रमोशन इसी तरह से होगा क्योंकि जो भी बच्चा है अंततः जिसको हम रोज़गार के लिए तैयार कर सकते हैं, कर पाएंगे, या जो लोग किसी तरह की मैंने कहा ना ट्रेडिशनल डिग्री भी है, माना एमए हिंदी है, तो एमए हिंदी के पाठ्यक्रम को या एमए संस्कृत के पाठ्यक्रम को हम एट पार लाएँ कि वो खाली केवल पढ़ाई का जो पुस्तक को रटने का ना हो, बल्कि उसमें जो आज की दुनिया के प्रश्न हैं, माना
अनुवाद एक बड़ा सेक्टर है भाषा का, माना मीडिया एक बड़ा सेक्टर है, माना रेडियो या टेलीविज़न के लिए राइटिंग एक बड़ा है, फिल्म राइटिंग के लिए एक बड़ा है। तो भाषा का विद्यार्थी कई डायमेंशंस में काम कर सकता है, वो पत्र पत्रिकाओं के संपादन में जुड़ सकता है, वो पब्लिकेशन की दुनिया से जुड़ सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कोर्सेज खाली कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास ना हो, बल्कि इस जो स्किल एरिया हैं, इन स्किल एरिया में हम ले जाएंगे बच्चे को, और जब वो ये सब चीज़ें तैयार करेगा तो वो आपके मार्केट के लिए भी होगा, वो पब्लिकेशन के लिए भी होगा, वो किसी दिन गाइड बन सकता है, तो वो उस तरह की चीज़ें भी करेगा। विदेशों में जब मैं ऐसे बच्चों से पूछता था कि हिंदी क्यों पढ़ रहे हो भाई, स्विट्ज़रलैंड में क्या मिलेगा आपको, तो वो मुझे बताते थे कि हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हमने हिंदी पढ़ानी है कल को हम बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं, कल को हम अनुवाद के काम कर सकते हैं, कल को हम भारत घूमेंगे तो हमको ये हिंदी काम करेगी कि हम पूरे पर्यटन को ठीक से समझ पाएँ। तो अब भाषा का या कोर्सेज़ का केवल उपयोग ये नहीं है कि हम इस चीज़ को सीखने के बाद क्लास टू क्लास में जाने वाले हैं, बल्कि क्लास टू मार्केट जाने वाले हैं, क्लास टू फील्ड में जाने वाले हैं। तो वो जो फील्ड और क्लास से मार्केट में जाने की तैयारी है, उस तरफ जाएंगे हम लोग। बिल्कुल, और विदेशों में ये बात खास तौर पर देखने को मिलती है कि वो औरों की लैंग्वेजेस सीखने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ की वो संस्कृति, उनका कल्चर, वो सब अडॉप्ट करें और उसके बाद वो उससे अपने बिजनेस को किस तरीके से इन्हांस कर सकें। दैट्स वाई वो लोग आज कहाँ पर हैं और हम लोग भी उनसे बहुत आगे जाने की दिशा में अपनी एजुकेशन पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जो आपने प्रश्न उठाया, सौभाग्य से मैं चीन में था तो वहाँ कम से कम 200-250 ऐसे युवा थे जो भारत के हैं, जो यहीं कम से कम आधे उसमें उत्तराखंड के थे, जो योग सिखाते हैं वहाँ पे, और उनकी आय लाखों में नहीं है, कुछ लोग करोड़ तक पहुँच गए, उनके बड़े बिजनेस की तरह वो काम कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पर रेस्टोरेंट खोल रहे थे भारतीय भोजन के, पता चला उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत तो बहुत छोटे काम से की थी, आज वो मालिक हैं रेस्टोरेंट्स के। ये तो हुई ऐसी बात। लेकिन मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे लिए संस्कृत का एक पाठ्यक्रम शुरू कर दीजिए। संघाई में जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था मैं, संघाई इंटरनेशनल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने कहा संस्कृत की एक क्लास शुरू कर दीजिए। मैंने बताया कि मैं संस्कृत में छठी से लेके बीए तक मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, उसका पढ़ा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, बेसिक शुरू कीजिए। और जब मैंने बेसिक संस्कृत शुरू की तो हम लोगों ने उसका तरीका ये बनाया कि चीन वाले को क्या ज़रूरत है, चीन वाला क्या कौन सी संस्कृत सीखेगा कि उसका काम चलेगा, और 6 महीने में क्या सिखा सकते हो आप। तो हमने उसमें लिपि वाला थोड़ा सा सिखाया, जिसमें वो हमारे व्यंजन स्वर सीख जाए। फिर हम लोगों ने उसमें कुछ अभिव्यक्तियाँ सिखाई, कुछ शब्द सिखाए, कुछ वाक्य रूप सिखाए। फिर हम लोगों ने उसमें एक जोड़ा संस्कृत और भारतीय संस्कृति, ताकि जो बच्चा संस्कृत सीखे वो इंडियन कल्चर से भी परिचित हो जाए उससे। और पहली बार में जब मैंने एडमिशन लिए तो 55 बच्चे थे उसमें, और वो 55 कौन थे, जो लॉ पढ़ रहे थे, जो सोशल साइंसेज पढ़ रहे थे, जो विदेशी भाषाएं पढ़ रहे थे, मैक्सिमम चाइनीज थे वहाँ पर, ऑल, और कुछ विदेशी बच्चे भी जो वहाँ पढ़ते थे। और वो सारे लोग आप समझ सकते हैं, मेरी क्लास 55 की थी, भरे होते थे 100-150 लोग। वो कहते थे हम सुनने आए हैं आज के दिन की संस्कृत कैसे सुननी जाती है, कैसे बोली जाती है। मुझे पढ़ानी थी संस्कृत, लेकिन पढ़ाना था इंग्लिश माध्यम से, क्योंकि वो विदेशी भाषाओं के बच्चे थे, उनको संस्कृत आती नहीं थी। तो हम अल्फ़ाबेट सिखाते थे, उनके प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में लिखते थे, फिर उसका उच्चारण चीनी में लिखते थे, फिर उसके अनुवाद लिखते थे चीनी में। तो उसको एक पूरा पीपीटी माध्यम से चलती थी वो क्लासेज, और वीडियो साथ में होता था उसके। तो कई बार ये होता है कि क्लासेज पढ़ने और पढ़ाने के तरीके भी आपको बदलने हैं। तो योग सिखाना है या भाषा सिखानी है या आपको नए तरह का कल्चर सिखाना है। बल्कि मैंने एक दिन हमारे विद्यार्थियों के लिए कहा कि किसी दिन आप मेरे घर आइए तो मैं आपको भारतीय भोजन खिलाऊंगा, और हमारे कुछ टीचर उसमें थे। तो इटालियन एक टीचर ने एक वीडियो बनाया बाद में, और एक लेख लिखा मेरे लिए, द नवीन्स ब्रेड। उन्होंने कहा भारत के लोग रोटी कैसे बनाते हैं। और उसके बाद ये हुआ कि कई लोगों ने ब्रेड खानी छोड़ दी। मेरे साथ के टीचर्स ने, जो विदेशी थे 5-6 लोग, उन्होंने घरों में मुझे बुलाया कि देखो हम तुम्हारी रोटी खाते हैं आजकल, सुबह आटा बनाते हैं ऐसे, जो बाजार से ब्रेड लाते थे वो बंद कर दी। तो आपने इसका ड्रास्टिक मतलब चेंज भी वहाँ हाँ, पर चेंज ला होगा। कर रख दिया। हाँ, तो मेरा मतलब है कि ये बात हुई। ऐसी मैंने क्लास की थी वहाँ, लंच क्लास। उसमें लोग लंच क्लास मतलब खाली हैं, खाना खा रहे हैं, इस बीच आप 10-20 शब्द सीख सकते हैं। हाँ, आप 10-20 फ्रेंच सीखे। मैं स्विट्जरलैंड में था तो फ्रेंच के कुछ शब्द मैंने उनसे सीखे, मैं उनको हिंदी के शब्द सिखाता था उसके बदले। तो हम ये बातचीत करते थे कि अच्छा खाना खा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें खा रहे हो, खाने का तरीका क्या है, चम्मच प्लेट से लेके बनाने के तरीके क्या हैं इसके, भारत में परोसा जाएगा तो क्या तरीका होगा, पकाने का तरीका आपका भिन्न है, हमारा भिन्न है, तो ये कैसे होगा। तो ये बेसिक शब्दावली है जो डेली आपको यूज होती है। ड्राइवर से कैसे बात करोगे, रेलवे स्टेशन पर पहुँचोगे कैसे क्या होगा, फ्लाइट से उतरोगे तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको भारतीय पर्यटक स्थलों पर जाके क्या प्रश्न मिलेंगे, क्या उत्तर ढूंढोगे आप। तो
बेसिक प्रश्न। अब ये रोजगार का भी प्रश्न है। एक गाइड को अगर आपने दक्ष कर दिया इन चीज़ों में, तो कल उसका वो एक अच्छा गाइड बन जाएगा, क्योंकि उसके पास ये पता होगा कि क्वेरी क्या होंगी, है ना। आंसर तभी तो होंगे जब क्वेश्चन होंगे। तो इसका मतलब हम क्वेरीज के साथ अगर इस कोर्सेज को प्लान करेंगे तो सोचेंगे कि इस क्षेत्र में क्या जरूरी प्रश्न हैं जिनको विद्यार्थी को, शिक्षक को और हमारे जो भी स्टेक होल्डर है उसको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भागीदारी देने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे यूओयू के वाइस चांसलर। और आखिरकार आपको ये खास मुलाकात कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।